हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 9 द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल पार्ट 3 है ये हमारा। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये सारा का सारा चीज़ें कवर कर चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने देखा है क्या होता है, मोमेंटम क्या होती है, और पूरा हमने डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन जो है ना, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकंड लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से करके जाना है, ज़रूर आता है एग्जाम में हर बार। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट होके पूरी बुक हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम पूरा सॉल्यूशंस लेते हैं। आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने पहले के 2 लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। हमें समझ में आई ये बात कि किस तरीके से अप्लाइड फोर्स जो है, जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, वो मोशन में बदलाव लेकर के आ जाती है। और हम लोगों ने मेथड भी जाना कि किस तरीके से हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लगी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, ठीक है, व्हेन एक ऑब्जेक्ट सपोज करिए ए है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाता है, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक टू द फर्स्ट। मतलब अगर ए ने बी पर फोर्स लगाई तो बी जो है ना, वो फटाफट से ए पर भी फोर्स लगा देगा। और ये जो फोर्स होगी ना, जो ए ने फोर्स लगाई और बी ने जो उल्टी फोर्स लगाई है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी। मतलब ये हो गया, these forces act on different object and never on the same object। मतलब देखिए क्या है इसमें कि A ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट है। A ने B पे फोर्स लगाई तो B भी A पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल उतनी ही फोर्स लगाएगा, और मगर B की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि A ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी और B इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मगर बिल्कुल उतनी ही फोर्स लगाएगा B जितनी B पर लगी थी। तो A ने फोर्स लगाई जितनी, उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी उल्टी। मगर आ रहा है ना समझ? पक्का आ रहा है ना? तो देखिए अभी आएगा समझ, एग्जांपल देंगे जब हम। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्सेज लग रही हैं वो मैग्नीट्यूड उनका बिल्कुल बराबर होता है, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। हमें पता है एक पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही तो फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला फिर पहले वाले पे लगा देगा। जैसे कि इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि while looking at the football and trying to kick it with a great force, a player collide with the opposite team। मतलब 2 प्लेयर घूम रहे हैं बॉल के पीछे और कई बार हमने देखा है कि दोनों प्लेयर क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। बोथ फील हर्ट, दोनों को दर्द होता है, बिकॉज ईच अप्लाइज फोर्स टू द अदर। दोनों एकदम से टकरा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो दोनों को दर्द भी होता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड जस्ट नॉट वन फोर्स। ठीक है, 2 फोर्स लग रही हैं, एक इधर से और एक इधर से। दोनों फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे का जो एक्शन है, और एक एक्शन है तो दूसरा वाला क्या है, रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि एक इधर को फोर्स लग रही है तो दूसरी वाली उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में लग रही है। एग्जाम्पल के लिए एक और कि 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं। ये देखिए, एक स्प्रिंग बैलेंस है A और एक स्प्रिंग बैलेंस है B। ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये वाला दीवार से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो है ये अपने हाथ से आपने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। When force is applied through a free end of the A वाला जो था वो फ्री था, आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, तो आपने उस पर फोर्स लगवाई। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्केल। हम लोगों ने A पे फोर्स लगाई तो A B पे फोर्स लगाएगा, और जो रीडिंग आ जाएगी ना वो दोनों की सेम आ जाएगी, क्योंकि B भी उल्टी फोर्स A पर उतनी ही फोर्स लगा देगा। इट मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस A ऑन B इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैलेंस B ऑन द बैलेंस A। मतलब बैलेंस A है, बैलेंस B है, तो बैलेंस A ने अगर B पर फोर्स लगाई तो B भी A पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि एनी ऑफ द 2 फोर्सेस कैन बी कॉल्ड बाय एज एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। तो एक फोर्स को हम लोग एक्शन कहेंगे और दूसरी वाली फोर्स को उसका हम रिएक्शन कह देंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही मस्त है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी से लड़ेंगे तो दूसरा वाला भी आपसे लड़ेगा और उतनी ही फोर्स से लड़ेगा। ठीक है, through every action there is equal and opposite reaction. However, it must be remembered that action and reaction always act on 2 different objects simultaneously.
ठीक है, एक इस पे एक्ट कर रहा है और ये वाला इस पे एक्ट कर रहा है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद कर लीजिए बहुत अच्छा सा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज आप लोग किसी रेस्ट पे खड़े हुए हैं, आप एकदम से रेस्ट पे थे, फिर आपने वॉक करना शुरू कर दिया रोड पर, तो आपका जो पैर है ना, आपका आगे वाला पैर ना रोड को पुश करता है, तभी रोड आपको धक्का देती है और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको फील नहीं होता है बट ऐसा ही होता है, ठीक है। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, ये फोर्स है मस्कुलर एफर्ट, ठीक है, रोड पे, बट इसकी जो डायरेक्शन क्या है, आपने अपने पैर से फोर्स लगाया रोड पर, रोड ने आपको अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दी और आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, ठीक है। नाउ यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आप लोग जोर डालते हैं अपने पैर से और फिर आपको रोड एक तरफ से पुश प्रोवाइड करती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी वॉकिंग भी एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पर ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, दीज फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ये आपस में तो इक्वल होती है, मगर इसका जो इफेक्ट अराइज होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है उसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। मतलब ए जो है वो बी पे एक्ट कर रही है और बी जो है वो ए पे एक्ट कर रहा है, तो इनका जो फोर्स है वो तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, मगर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका मास अलग अलग हो सकता है कि ए भारी हो बी से, तो फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होगी, मगर उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो अलग हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अलग हो सकता है। ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट दे हैव डिफरेंट मास। उनका एक्सेलरेशन जो है वो अलग हो सकता है क्योंकि उनका मास अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने गन फायर करी, वो इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है, बुलेट को वो आगे बढ़ा देता है। बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। बुलेट भी जो है वो आगे बढ़ने से पहले इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है आपकी गन पे लगाती है। दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन। तो गन जो है उल्टा घूम जाती है। सिंस द गन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है, तो एक्सेलरेशन जो होती है ना गन की वो काफ़ी कम होती है, इसलिए गन नहीं हिलती है बहुत ज़्यादा। गन बहुत हल्की से हिलती है और बुलेट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बुलेट है उसका मास बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, और गन जो है उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम होता है। तो थर्ड लॉ जो मोशन है वो सेलर पे भी एक्ट करता है। जैसे कि सेलर है वो यहाँ से, ये देखिए ये एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सॉरी, ये देखिए, तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में आप फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन, आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाई और वापस उल्टी रिकॉइल ऑफ द गन वो वापस आ गई, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। और बोट और सेलर का मतलब इसने ये आगे, जैसे कि बोट पे से कूदा है आगे के लिए, तो इसकी फोर्स आगे की तरफ लगी और बोट जो है पीछे की तरफ मूव कर जाती है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये वही है कि दो बच्चे हैं तो सेम वेट होगा, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, बट मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा। बट यही है, बस ये सीखना है हमें कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, बट एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में वेरी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्सेलरेशन की कितने उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो वेरी कर सकता है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में छोटे से टॉपिक करके बना दूंगी। तो यही था इसमें। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व होता है, लास्ट पार्ट है चैप्टर का, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास है ma, दूसरी बॉल है जिसका मास है mb, ठीक है। तो ये बॉल जो है कोलिजन हो रहा है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब ये बॉल दोनों टकरा जाती है ना, तो ए जो है वो फोर्स लगाती है बी की तरफ, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, क्योंकि ए बी की तरफ फोर्स लगा रही है, और बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, है ना, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है बिल्कुल। बी जो है वो फोर्स लगाएगी ए की तरफ, तो इसको हम
बी ए कहेंगे। अब देखिए इनका मास हम लोगों ने एम ए लिया था, तो इनकी जो एक्सेलरेशन है, इस बॉल की एक्सेलरेशन, क्योंकि ये मूव कर रही है तो इस बॉल की एक्सेलरेशन यू ए है और इस बॉल की एक्सेलरेशन यू बी है। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि यू ए जो है, यहाँ पे देखिए कि एक्सेलरेशन जो है पहली वाली बॉल की वो दूसरी वाली बॉल से ज़्यादा है, तभी तो ये कोलाइड कर पाएंगी, है ना। फिर ये कोलिजन से पहले वाली स्टेट है ना। फिर ये कोलिजन के बाद जब ये दोनों टकरा गई, और मतलब सॉरी ड्यूरिंग कोलिजन से पहले ये ऐसे थे, जब टकरा गए फिर ये ऐसे हो गए, फोर्स एफ ए बी इधर लगी और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरफ एफ बी ए लगी। फिर कोलिजन के बाद ही ऐसे हो गए, मतलब कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी आ जाती है ना, तो एम यू की जगह आपने वी ले लिया, कोलिजन के बाद एम ए वी ए एम बी और वी बी। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा देख लिया कि कोलिजन से पहले कैसा था, कोलिजन के बाद क्या था। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 9.1, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यहाँ पे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम ए था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो यू ए थी। दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम बी था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो यू बी थी। अब जो यू ए है ना वेलोसिटी, वो ज़्यादा है यू बी से, तो ये पहले तो अच्छे से मूव कर रहे थे, फिर ये टकरा गए। जब टकराए तो फोर्स एक ए बी, ए की फोर्स बी की तरफ लगी तो ए बी, और बी की फोर्स किसकी तरफ लगेगी, ए की तरफ लगेगी। तो उसको हम कोलिजन के टाइम पे, टकराने के टाइम पे इस तरीके से लेंगे। टकराने के बाद वो ऐसे कुछ हो जाएंगे, है ना। वी ए हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, वी बी इस वाले की फाइनल वेलोसिटी। अब मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम लोग पी से लेके चलते हैं। मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और उसकी वेलोसिटी का। ये चीज़ हमें पता है। तो दो बॉल्स जो है हमें इस तरीके से लिखना है, दो बॉल्स हैं ए बी, और मास जो पहली वाली बॉल है उसका एम ए मास है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल, एम बी है मास ऑफ सेकंड बॉल। हमें एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बना करके और इस तरीके से लिखना है। एम बी है मास ऑफ सेकंड बॉल, यू ए है वेलोसिटी ऑफ बॉल ए और यू बी है वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, इनबैलेंस फोर्स नहीं है उन पर, ठीक है। तब यू ए की वेलोसिटी यू बी से ज़्यादा है और कोलिजन हो रहा है कितनी देर के लिए, टाइम टी के लिए, ठीक है। कोलिजन हो गया तो बॉल बी ने एग्जर्ट करी फोर्स एफ ए बी और बॉल ए ने बी पर एफ ए बी फोर्स एग्जर्ट करी, और बॉल बी ने ए पे जो फोर्स है वो फोर्स एफ बी ए एग्जर्ट करी है, ठीक हो गया। अब वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या हो गई, वी ए और वी बी कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई है। अब मोमेंटम में क्या बदलाव आया है, मोमेंटम होता है मास ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। मोमेंटम कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था, एम ए, क्योंकि मास एम ए था और वेलोसिटी यू ए थी, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम था एम ए यू ए। मोमेंटम मतलब किससे वो चल रही हैं, और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए एम वी, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा, क्योंकि रेट चेंज होगा मोमेंटम का कोलिजन के टाइम पर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज होगा कोलिजन के टाइम पर। तो कैसे चेंज होगा, एम ए इंटू वी ए माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। कैसे, देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। ये हमें पता है एक्सेलरेशन यही होता है, तो हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो कोलिजन के टाइम पर मास इंटू एक्सेलरेशन, वी ए मतलब कोलिजन के बाद वाली, और फिर यू ए अपॉन टी, है ना। ये हो जाएगा, मतलब कोलिजन से पहले का पूरा दोबारा से देखते हैं। देखिए सिंपल सा, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, क्या होता है उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन, है ना। हमने मोमेंटम से जो हमारी कोलिजन था ना उससे पहले और कोलिजन के टाइम पर, कोलिजन से पहले हमारा एम ए था और वी ए था, कोलिजन के टाइम पर भी यही था। तो कोलिजन के टाइम पर एम ए इंटू एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ये वाली चीज़ रख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, तो हमने ये रख दी। फिर सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ होगा, है ना। जैसे कि बॉल ए का हुआ होगा इस तरीके से, इसी तरीके से बॉल बी के मोमेंटम में भी तो बदलाव आया होगा। तो बॉल बी के मोमेंटम में वही मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बी रख दो हर जगह। तो एम बी इक्वल्स टू वी बी माइनस यू बी अपॉन
टी है ना, क्योंकि टाइम के साथ बदलाव आता है मोमेंटम में, तो अपॉन टी हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स जो ए बी लगा रही है उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल बी भी ए पर लगा रही होगी। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो एम ये वाली था ना, ये देखिए यहाँ पर ये था हमारा, ये पहली ये था बॉल ए क्या कोलिजन के टाइम पर हो रहा है बॉल ए के साथ, ये वाला था एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ये था है ना बॉल ए का। बॉल बी का ये था। तो अब हम क्या करेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब टकराए तो एक दूसरे पर एक्ट किया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स बी है, तो इक्वेशन ए इक्वल्स टू इक्वेशन बी। तो पहली वाली इक्वेशन ये थी, यहाँ पर रख दी, दूसरी वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्या हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ऐसे करके बता देते हैं। देखिए हाँ, यहाँ देखिए कि ये था एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी है ना। अब दोनों के दोनों में सेम टी है तो टी से टी कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एम ए की वी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एम ए की माइनस यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए टी से टी तो हम लोगों ने काट दिया। अब एम ए इंटू वी ए माइनस, ऐसे तो खोलते हैं ना, ब्रैकेट खोल रहे हैं, एम ए इंटू यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी इंटू वी बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस एम बी इंटू यू बी है ना। अब देखिए जो ए वाले हैं वो ऐसे हो गए और बी वाले हमारे यहाँ पे ऐसे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया था ना, ये देखिए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस प्लस वी एम बी और वी बी। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाले एक तरफ कर लीजिए बिफोर कोलिजन वाले, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी है ना। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने कर दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये आ जाएगी। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो टोटल मोमेंटम है ना दोनों बॉल्स की वो अनचेंज रही है। मतलब मोमेंटम जो दोनों बॉल्स की थी कोलिजन से पहले, वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रही है, इस प्रोवाइडेड कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है। मतलब वो आपस में टकराई, क्योंकि उनकी वेलोसिटी एक की ज़्यादा थी एक की कम थी तो टकरा गई। तो मोमेंटम जो टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद हो गई। और हमारा प्रूफ हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज कुछ नहीं होता है, जो कोलिजन से पहले रहेगा वही कोलिजन के बाद रहेगा। आ गया ना आपको अच्छे से समझ, क्या था, कुछ भी तो था नहीं इसमें। देखिए दो बॉल थी, एक बॉल का मास m था, दूसरी बॉल का मास mb था, वेलोसिटी यू ए और यू बी। फिर टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ, कोलिजन हो गया। तो उनकी जो वेलोसिटीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग लगा दिया, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। टकरा गई हैं तो भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। नीचे क्या था, टी से टी हमने काट दिया, इस टी से ये वाला टी कट गया, तो ये क्या हो गया, एम ए वी ए माइनस एम ए और यू ए, और किसके इक्वल है ये, माइनस के एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस वी एम बी अपॉन यू बी। तो इस वाले एम बी यू बी को हम लोग क्या करा है, हमने इस तरफ ले गए हैं, ठीक है। और ये वाला जो था ना एम ए यू ए, क्योंकि माइनस इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बिल्कुल, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन थी और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन थी, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो कि यू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो मोमेंटम में बदलाव नहीं आता है, ये हम लोगों ने सीखा इसमें। तो देखिए ये फोर्स था यहाँ पे, फिर ये टी से टी कट गया सिंपल सा,
ये टी से डी कट गया और जब हमने शिफ्टिंग कर दी, शिफ्टिंग करके हमने आपको दिखा दिया, ये आ गया। फिर टोटल मोमेंटम जो थी कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद वो कुछ भी बदलाव नहीं आया, रिमेन अनचेंज अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता लगा कि सम ऑफ मोमेंटा जो होता है दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद वो बिल्कुल सेम रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही होती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और इस स्टेटमेंट को अल्टरनेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। तो जो टोटल मोमेंटम होती है ना वो अनचेंज रहती है, चाहे कोलिजन हो चाहे कुछ भी हो, टोटल मोमेंटम में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब सिर्फ इसके ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो भी थ्योरी थी सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।